दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अग्निपथ और अग्निवीरों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, देश भर में अग्निपथ के विरुद्ध अग्निवीर मैदान में हैं। जब सारा देश इस आग में झुलस चुका तो प्रधानमंत्री ने बड़े अफसोस से क्या कहा, आप इस ट्विटर में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे उद्देश्य से की जाने वाली चीज़ें राजनीति के रंग में चढ़ जाती हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक राजनीति बहुत गंदी चीज़ है और ये बात सही है कि ये अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है वो ख़राब कर देती है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को अपना ध्यान राजनीति में सुधार के लिए करना चाहिए, लेकिन राजनीति में तो सारे भाजपा जो है वो छाई हुई है। इसलिए मोदी जी राजनीति के सुधार की बात नहीं करते, परंतु सेना को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इसी के खिलाफ जब वो सेना को सुधारने का उन्होंने नया प्रयत्न किया तो उनका पुतला फूंकते हुए एक युवा ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त लगता है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री खुद तो 71 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं और युवाओं को 22 साल की उम्र में रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे दिमाग को खोलता है कि प्रधानमंत्री 14 साल तक तो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद दिल्ली आए और 8 साल से जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे भी उनका इरादा 2024 के बाद रिटायर होने का नहीं है। तो अपने लिए तो कोई और मापदंड और युवाओं के लिए कोई और मापदंड, तो भाई ये बात कैसे चलेगी। युवाओं के साथ जो है वो नौकरी के मामले में बार बार उनको जो है वो उनको झूठी उम्मीदें दिलाई जाती हैं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे। हर साल 2 करोड़ के हिसाब से पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नई नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन 8 साल के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यानी कहाँ तो 2 करोड़ और कहाँ तो 10 लाख, और ये 10 लाख भी 1 साल में नहीं बल्कि 1.5 साल में। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से युवाओं का जो है वो शोषण किया जा रहा है। और यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने अग्निपथ का ऐलान किया, इसमें जो 40,000 लोगों को पहले साल नौकरी मिल रही है उनके बारे में ये बताया कि ये 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, इसके 75% लोग, और सिर्फ 25% रिटेन किए जाएंगे। तो इसके खिलाफ जो है वो पूरे देश में हंगामा हो गया और विरोध प्रदर्शन होने लगा। मोदी सरकार की सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं है। 2015 में यानी सत्ता संभालने के 1 साल बाद उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का मामला उठाया और उसके खिलाफ बहुत सारे पूर्व सैनिक मैदान में आ गए और बहुत सारा आंदोलन होने लगा। उसके बाद सीडीएस की नियुक्ति की बात आई तो सीडीएस के मामले में भी जो है वो लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए कि इसकी क्या ज़रूरत है और अगर है तो इसको पूरा क्यों नहीं किया जाता। और ये बात तो आडवाणी जी ने कारगिल के बाद कही थी, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा। इसके बाद 2020 में एक नई योजना लाई गई, स्वदेशी, यानी स्वदेशी को जो है वो बढ़ाना और 100% जो है वो स्वदेशी पे लाना। लेकिन ये कि भारत में मेड इन इंडिया के नाम से भी जो उपकरण बन रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं और वो जो है वो 60% तक है। तो अगर 60% चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे जोड़ जाड़ के उस पर मेड इन इंडिया लिख देंगे तो वो जो है वो स्वदेशी तो नहीं हो जाता। इसके अलावा राफेल के मामले में यूपीए सरकार ने जो है वो राफेल पर पाबंदी लगाई थी कि वो जो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा। इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो है वो बने बनाए जहाज़ खरीद लिए। तो एक तरफ तो स्वदेशी की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो स्वदेशी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब अगले 15 अगस्त को जो है वो एक नए थिएटर कमांड की बात हो रही है। ये नए थिएटर कमांड का मामला जो है वो चीन से ला करके जो है वो कॉपी पेस्ट किया जाने वाला है।
तो उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये देखें कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी सेना के साथ कुछ करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। अच्छा, अगर कोई ये सोचता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सेना में सुधार कर रहे हैं, तो ये जो है वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। आप इस चार्ट को देखें कि हर दशक में भारत की सेना में जो है वो नए नए फैसले हुए और उसमें नया नया आयाम आया। कभी जो है वो कमांड इंडिया को ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद जो है वो नेवी में जहाज़ आए, उसके बाद एयरफोर्स में जहाज़ आए, और उसके बाद परमाणु प्रशिक्षण 2 मरतबा हुआ, और इस तरह से अनेक सुधार जो है वो किए गए। लेकिन कभी भी जो है वो लोगों का आक्रोश उसके खिलाफ नहीं भड़का, कभी भी लोगों को उसके खिलाफ मैदान में नहीं आना पड़ा, और कभी भी जो है वो सैनिकों को उसको समझाने के लिए टेलीविज़न पे नहीं लाना पड़ा। इसलिए कि वो सारे काम जो है वो सेना को बेहतर बनाने के लिए, सेना को जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किए जा रहे थे, इसलिए लोगों ने स्वागत किया। लेकिन अब जो काम मोदी सरकार कर रही है पिछले 8 साल में, थोड़े थोड़े दिनों में, उससे जो है लोगों के दिलों में शंका पैदा हो जाती है कि ये लोग, इनके पर नज़दीक सुरक्षा का अहमियत नहीं है, सुरक्षा का महत्व नहीं है, बल्कि इनको जो है वो पैसे बचाने की फ़िक्र है, और पैसे बचाने के लिए ये जो है वो सेना का सम्मान भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब एक प्रश्न ये है कि ये जो अग्निपथ के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये ज़्यादातर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में क्यों है? ये 6 राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है, यानी बिहार में बीजेपी की नहीं तो एनडीए की सरकार है, यूपी में, एमपी में, और राजस्थान छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो सवाल ये है कि अगर कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार अपने लोगों को समझाने में क्यों विफल हो रही है? तो आप देखें कि इन राज्यों से सबसे ज़्यादा युवक फ़ौज में आते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यूपी से जो है वो 2 लाख से ज़्यादा युवक फ़ौज में आते हैं, 2,18,000। उसके बाद दूसरा नंबर बिहार का है, जहाँ से 1,04,000, राजस्थान से 1,03,000, महाराष्ट्र से 93,000, और हरियाणा और उत्तराखंड से भी बहुत बड़ी संख्या 99,000 और जो है वो 59,000 युवक आते हैं। अब सवाल ये है कि जिन राज्यों से ज़्यादा फ़ौज में भर्ती होती है, अगर फ़ौज के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाए, उनकी जो है वो जॉब के साथ, उनको 4 साल में रिटायरमेंट की बात की जाए, तो अगर वहाँ का युवक जो है वो इसके ख़िलाफ़ आंदोलन नहीं चलाएगा तो कहाँ का चलाएगा? अब ये कहना कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं या कुछ क्लास चलाने वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जो है वो निराधार बात है। अब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रति 10 लाख पर कितने फ़ौजी किस राज्य से आते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में से प्रति 10 लाख से 402 लोग फ़ौज में आते हैं। इसी तरह से उसके बाजू में एक छोटा सा राज्य है जो आप इस नक्शे में देख रहे हैं, उत्तराखंड। वहाँ से प्रत्येक 10 लाख में से 271 युवक जो है वो फ़ौज के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर है, जहाँ से हर 10 लाख में 185 युवक आते हैं, और पंजाब 174। हरियाणा भी बहुत पीछे नहीं है, वहाँ की भी जो जनसंख्या में हर 10 लाख में से 122 युवक फ़ौज के अंदर आते हैं। तो यहाँ से जहाँ इतनी बड़े तादाद में भर्ती होती है, तो जब उनका आक्रोश और उनका जो है वो विरोध करना बिल्कुल समझ में आता है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि सबसे कम 10 लाख में से 4 लोग जो है गोवा से आते हैं, और उसके बाद उड़ीसा है जहाँ से 14 लोग आते हैं, गुजरात है जहाँ से 16 लोग आते हैं। अब जहाँ से लोग फ़ौज में जाते ही नहीं हैं, वो जो है वो क्यों वहाँ पे विरोध प्रकट करेंगे? तो इससे ये बात समझ में आती है कि क्यों कुछ राज्यों में इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है और कुछ राज्यों में जो है वो इसका विरोध कम हो रहा है। इसके अलावा एक बात और देखें
कि सबसे पहले एक आत्महत्या की जो वारदात है वो हरियाणा में हुई। हरियाणा में इसलिए हुई कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। 26.72% हरियाणा के युवक जो है वो बेकार है। राजस्थान में ये संख्या तकरीबन 25% यानी 24 जो है वो 96% है। इसी तरह से आप देखें कि बिहार में 14.45 और हिमाचल में 12.06। पंजाब में भी ये संख्या कम नहीं है बल्कि 6.95 है। तो ये वो जो राज्य हैं जहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इस बेरोज़गारी को कम करने का एक रास्ता जो है वो फ़ौज में भर्ती भी है। अब अगर फ़ौज की भर्ती में जो है वो सरकार कुछ छेड़छाड़ करेगी तो इन राज्यों में विरोध होना ही है, और वो जो है बिल्कुल अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में अब कहा जाता है कि वहाँ जो है वो केवल 4% और 1.5% बेरोज़गारी है। हालांकि इन लोगों ने कोरोना के टाइम में जिस तरह से आंकड़े दिए थे उसके बाद इन सरकारों के आंकड़ों पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखें कि ये जो रैलियां होती हैं, यानी सरकार जो है वो रक्षा मंत्रालय रैली करता है लोगों की भर्ती के लिए, और हर रैली में तकरीबन 1 लाख नौजवान जो है वो शरीक होते हैं। अब आप देखिए कि 2017-18 में ऐसी 106 रैलियां हुई, यानी हर एक में तकरीबन 1 लाख लोग जो है 1 लाख युवक ने अपनी किस्मत आजमाई की सेना में जाने के लिए। लेकिन हमारी देशभक्त सरकार ने अगले साल 2018-19 में उसकी संख्या कम करके 92 कर दी, और 2019-20 में सिर्फ 3 बढ़ा यानी 95 हुई। लेकिन 20-21 में आप ये देखें कि ये रैलियां बहुत ज़्यादा घटकर 95 से 47 पे आ गई, और 21-22 में तो केवल 4 रैलियां हुई। यानी फौज में भर्ती का सिलसिला आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन समाप्त हो गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बैकलॉग हो गया होगा। जब आप रैली नहीं करेंगे, जब आप लोगों का इंटरव्यू ही नहीं लेंगे, तो फिर जो है आप उसको नौकरी कैसे देंगे। एक तरफ जो है वो दूसरे क्षेत्रों में भी जॉब नहीं मिल रहा है, दूसरे फौज में भी जो जॉब मिलता था उस पर भी जो है वो आपने उसका सिलसिला बंद कर दिया है। तो आखिर और जब शुरू करने की बात की तो उसके साथ नई नई जो है वो पाबंदियां लगा दी, जिससे कि नौजवानों में रोष आ गया। अब आप ये देखें कि ये अनेक इसके बारे में आपत्तियां की जा रही हैं। अगर आप इनको ज़रा सा इनका कंपैरिजन करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नौजवानों को बहकाया जा रहा है या ये कि नौजवान खुद अपने दिमाग से सोच रहे हैं। अब आप देखिए कि सैलरी की बात, सैलरी में जब कोई नौजवान सेना में जाता है तो उसको 25,000 सैलरी मिलती है, लेकिन उसके कट कटा के 21,700 रुपये उसके हाथ में आते हैं। अग्निवीर के बारे में कहा जा रहा है कि उसको 30,000 सैलरी मिलेगी, यानी रेगुलर सैनिक से ज़्यादा, लेकिन उसकी ज़्यादा तनख्वाह कटेगी और उसको केवल जो है वो 21,000 रुपये हाथ में मिलेंगे। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि 12 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, तो ये 12 लाख यही जो आप काट रहे हैं 30,000 से घटा के उसको 21,000 दे रहे हैं। इसी तरह से आखिरी साल जब 40,000 मिलेगी उसकी तनख्वाह तो उसको 40,000 नहीं दिया जाएगा बल्कि केवल 28,000 दिया जाएगा। तो इस तरह से आप उसी का पैसा जो है वो काट के अपने पास रखते हैं और उसको जमा करके आखिर में देते हैं। 4 साल के बाद उससे कहते हैं कि भाई जाओ ये पैसा लो और अपनी नौकरी ढूंढो, और ये कहते हैं कि हमने उसको 12 लाख दे दिया और बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इसी तरह से आप ये देखें कि रेगुलर सैनिक जो है वो 19 साल तक नौकरी कर सकता है, जबकि ये अग्निवीर जो है वो 4 साल में इस बेचारे की छुट्टी हो जाती है। अब ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ट्रेनिंग का पीरियड रेगुलर फौजी के लिए 11 महीने है और अग्निवीर के लिए 5 महीने है। तो ये सवाल भी लोग कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग 11 महीने में मिलती थी, अगर वो ट्रेनिंग जो है सिर्फ 5 महीने में दी जाए, यानी आधे से भी कम मुद्दत में, तो उसके अंदर वो क्षमता कैसे पैदा होगी कि वो जो है वो दुश्मन का मुकाबला कर सके। ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, रेगुलर फौजी को आजीवन पेंशन मिलती है,
जबकि अग्निवीर को जो है वो पेंशन सिरे से मिलेगी ही नहीं। इसी तरह से आप ये देखें कि और भी दूसरी सहूलतें आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो है वो छुट्टियों का जहाँ तक सवाल है, उनको 90 दिन छुट्टी मिलती है रेगुलर फौजियों को, जबकि इनको कितनी छुट्टी मिलेगी ये अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। रेगुलर फौजी सारी उम्र जो है, सारी ज़िंदगी आर्मी कैंटीन में जा सकते हैं, लेकिन ये अग्निवीर सिर्फ 4 साल जा सकेंगे और उसके बाद ये इनको आर्मी कैंटीन में घुसने नहीं मिलेगा। स्कूल के सिलसिले में भी रेगुलर फौजियों के लिए जो है वो आरक्षण है, लेकिन अग्निवीरों के लिए क्या होगा इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। तो इस तरह से मेडिकल सुविधाएं भी रेगुलर फौजियों को सारी ज़िंदगी मिलती हैं, लेकिन अग्निवीरों को जो है वो सिर्फ नौकरी तक मिलेगी। तो अगर कोई फ़ौजी ज़ख्मी हो गया, उसका हाथ पैर कुछ कट गया, उसको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी किसी अग्निवीर को, तो 4 साल के बाद उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये देखें कि बहुत सारे मामलात में भेदभाव किया गया है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है, इंश्योरेंस, कि रेगुलर फ़ौजी को 20 लाख रुपए मिलता है और जो है वो अग्निवीर को 48 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन ये तो उसी सूरत में मिलेगा इंश्योरेंस जबकि कोई फ़ौजी जो है वो काम आ जाए। अगर कोई फ़ौजी को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपनी जान गंवाए, तो वो ये पैसा सिर्फ जो है वो कागज़ पे रहेगा, ये किसी को मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो है इस कंपैरिजन से ये बात समझ में आती है कि नौजवानों के अंदर बेचैनी क्यों है, क्यों वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्यों जो है वो सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हैं। ये मामला जो है वो सिर्फ किसी के बहकावे में आकर करने का नहीं है। तो इस पर जो है वो सबसे बड़ी आपत्ति वही है जो कि मैंने शुरू में कही थी कि 4 साल में जब रिटायर हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। भाजपा के जो सेक्रेटरी हैं विजय वर्गीय, उन्होंने इसकी सफाई में कहा कि देखो भाई, अब जब कोई आदमी अग्निवीर बन करके आएगा तो मुझको जो है अपने यहाँ कोई चौकीदार रखना होगा अपनी ऑफिस में, तो मैं अग्निवीर को रखूँगा। यानी उनके दिल की बात उनकी ज़बान पे आ गई। ये अग्निवीर जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस में और जो है वो चौकीदारी की नौकरी करेंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो फौजी है जो रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारे आरक्षण हैं। मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में आरक्षण है और PSUs में आरक्षण है। लेकिन ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं कि जितना आरक्षण है, यानी ये कि 10% आरक्षण है तो 1% पूरा हुआ, कहीं कहीं पे तो 1% से भी कम लोगों की भर्ती हुई। तो जो फौजी 19 साल सेवा करने के बाद अपने आरक्षण को प्राप्त करने में अक्षम है, तो ये 4 साल वाले बेचारे, इनको जो आरक्षण दिया जा रहा है पुलिस में या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है, तो उससे ये कैसे फ़ायदा उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी समीक्षा जिसमें हमने आपको सरकारी आंकड़ों की मदद से ये बताने की कोशिश की कि ये नौजवान जो है वो क्यों बेचैन है, क्यों सड़कों पे उतरा हुआ है, क्यों अपना गुस्सा दिखा रहा है। अब उसकी बात को सुनने और उसको समझने के बजाय आप जो है उसके ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि अगर उसने ये गारंटी नहीं दी कि वो जो है आंदोलन में शरीक था, विरोध प्रदर्शन में था, तो उसको हम नौकरी भी नहीं देंगे। और फिर जो है वो फौजियों को ला करके जो कि जिनका ये काम नहीं है, फैसले जो है वो राजनीतिक करते हैं, नेता करते हैं, उनको अपने फैसलों को जस्टिफाई करना चाहिए। तो उसको जो है वो जस्टिफाई करने के लिए आप फौजियों को जो है वो टेलीविज़न पे ला रहे हैं। ये बहुत ही गलत प्रथा है जो कि अपने देश में शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।